हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी मैं NFOBC फेलोशिप की न्यू गाइडलाइंस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अभी क्या हुआ है, जो NFOBC फेलोशिप है या फिर कोई भी नेशनल फेलोशिप है, अपना अपना मिनिस्ट्री को UGC वाला दे दिया है। UGC वाले सिर्फ जो नेट JRF है उनको ही मॉनिटरिंग करते हैं, उनका ही काम करते हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री को दे दिया है, और उसी हिसाब से फेलोशिप वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी हिसाब से वो लोग फेलोशिप अमाउंट देना सब कुछ मिनिस्ट्री ही करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन यंग अचीवर स्कीम OBC अदर्स। तो ये OBC सिर्फ OBC कैंडिडेट्स के लिए है, और कब से स्टार्ट होगा और कब तक ये गाइडलाइंस फॉलो किया जाएगा, यहाँ पे देखिए 2021-22 टू 2025-26 तक ये वाला फेलोशिप, ये गाइडलाइंस चलता रहेगा। तो ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाली हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा भी है जो नेट स्लेट एग्ज़ाम दिया है, या फिर नेट स्लेट ऐसा भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा भी है जो मतलब नेट स्लेट दे के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनने से भी कभी कभी देते हैं कि कोई अलग लाइन पे जाए, फिर भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्यों ये सब क्लियर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही मतलब एकेडमिक लाइन पे ही जाना है, जैसे कि PhD करना है, प्रोफेसर बनना है, ऐसा ही। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी सिर्फ नेट के बारे में। जो नेट देने के बाद फेलोशिप मिलता है, ये नेशनल फेलोशिप है NFOBC, इसका क्या गाइडलाइंस है। जो तो ये आप लोगों को पता है, ये सिर्फ OBC कैंडिडेट्स को दिया जाता है, और इसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आइदर आपका CSIR UGC नेट हो, या फिर NTA UGC नेट जो भी हो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर साइंस का हो, तो आपको दोनों का क्लियर करना पड़ता है। तो ये OBC कैंडिडेट्स के लिए है, और आपको मंथली पैसा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए स्कोप फॉर द, ये तो आपको मैंने अभी बोला है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। आइदर नेट JRF, मतलब आप जो नेट JRF होता है उसका नेट क्लियर करने से आपको मिल जाएगा, और CSIR नेट UGC CSIR देने से भी आप लोगों को मिलेगा। और द स्कीम कवर्स ऑल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC आर इम्प्लीमेंटेड बाय द UGC इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए कितना कैंडिडेट्स को दिया जाता है, 1000 कैंडिडेट्स को दिया जाता है। 1000 स्लॉट्स विल बी ओवर एंड अबव द नंबर ऑफ OBC स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर द नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन सी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। पहले तो उनको UGC नेट या फिर CSIR UGC नेट देना पड़ेगा, और OBC होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आफ्टर 2 इयर्स आपका अगर काम अच्छा हो तो 2 इयर्स के बाद JRF के बाद आपका SRF हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाता है। वहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है। एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल सीट शुड बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स विद डिजेबिलिटीज व्हाइल मेकिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। 5% जो होता है वो डिजेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन पे दिया जाता है। एम्प्लॉइज ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल, स्टेट, UT गवर्नमेंट शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवेलिंग द फेलोशिप। तो एम्प्लॉय ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, स्टेट, वो अवेल नहीं कर सकते हैं। इवन इफ़ दे आर ऑन स्टडी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन परस्यू। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयज़ को अगर मान लीजिए 2 साल के लिए कभी कभी स्टडी लीव मिलता है, तभी भी ये फेलोशिप नहीं मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो नेट स्लेट क्वालिफाइड करके PhD या फिर MPhil में एडमिशन लिया है। तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ PhD और MPhil वालों को ही मिलता है, कभी कभी ये स्लॉट ओवर होने के बाद नॉन स्कॉलर को भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना फेलोशिप मिलता है, 1000 पर ईयर। 1000 पर ईयर में आउट ऑफ 1000 स्लॉट्स है, उन स्लॉट में से 750 है नेट JRF, और बाकी 250 है CSIR। तो ये नेट JRF का 750 जो है, ये 750 ईयर में है, पर ईयर में यहाँ पे दिया गया है अंडर दिस स्कीम। ये पर ईयर का ही है। तो अगर 750 है तो नेट 2 बार होता है, नेट नॉर्मली 2 बार होता है, तो 750 को 2 बार डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि लगभग 375 ऐसा आपको एक बार नेट में मिलेगा। और जो 250 दिया गया है, ये 250 CSIR का है। उससे 250 2 बार अगर नेट होता है ईयर में, तो उसको भी डिवाइड करके जैसे कि 125 कैंडिडेट्स को मिलता है। एक एग्ज़ाम में 125, दूसरा एग्ज़ाम में 125 को मिलता है। इसके बाद देखिए
एमफिल कितने टाइम तक मिलता है? ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप देखिए, एमफिल में 2 इयर्स मिलेगा अगर एमफिल कर रहे हैं। जेआरएफ मिलता है, सिर्फ एसआरएफ नहीं मिलता है। पीएचडी में 5 इयर्स मिलता है, 2 इयर्स फॉर जेआरएफ और रिमेनिंग 3 इयर्स एसआरएफ। अगर मान लीजिए एमफिल या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो 5 इयर्स, तभी भी 5 इयर्स मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 इयर्स जेआरएफ मिलेगा, रिमेनिंग 3 इयर्स एसआरएफ मिलेगा। तो मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट्स एमफिल एडमिशन लेने के बाद ही फेलोशिप मिल गया है तो उनको 2 इयर्स जेआरएफ मिलेगा, फिर जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे उसका एसआरएफ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही फेलोशिप का रूल्स है और 5 इयर्स से ज़्यादा नहीं मिलता है। और रेट ऑफ फेलोशिप देखिए, ये अभी इंक्रीज़ होने के चांसेस है क्योंकि अभी साइंस स्ट्रीम वालों का अभी फेलोशिप इंक्रीज़ हुआ है बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में। तो अभी अगर हम 2019 की बात करते हैं तभी फेलोशिप ऐसे ही एक का नोटिफिकेशन आया था। पहले साइंस वालों का, फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस वालों का, ऐसे ही नोटिफिकेशन आते आते फेलोशिप इंक्रीज़ हुआ है। ये पहले वाले का है 2021-22 का गाइडलाइंस में है, इसलिए पहले का फेलोशिप का अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे देखिए 31,000 मिलता है और फॉर जेआरएफ और एसआरएफ 35,000। इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पे 10,000 पर एनम जेआरएफ का कॉन्टिजेंसी मिलता है और 20,500 पर ईयर में कॉन्टिजेंसी मिलता है फॉर एसआरएफ। इसके अलावा आप लोगों को हाउस रेंट भी मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है और रीडर असिस्टेंस भी दिया गया है। कॉन्टिजेंसी फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एक्स्ट्रा भी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा है आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। इसके बाद हाउस रेंट भी मिलता है। अभी हाउस रेंट कितना मिलता है? 9% है, 18% है और 27% है। ये दोनों में, ये तीनों में है अपना सिटी वाइज। जैसे कि सिटी अगर दिल्ली सिटी का है तो 27% मिलेगा, कोई छोटा सिटी है तो इससे कम मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर फेलोशिप, कैसे सिलेक्शन होता है? पहले यूजीसी वाले सिलेक्ट करते थे कैंडिडेट्स को, अभी किया हुआ है नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री को दे दिया है। इसके बाद आपको नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। आप जब नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तभी नेट में एक ऑप्शन होता है कि आर यू स्कॉलर, उसी बेसिस पे आप ओबीसी है क्या, उसी बेसिस पे ये लिस्ट आउट होता है। इसके बाद आधार सीडिंग, अभी आधार सीडिंग हो गया है और ये सब आप लोग देख सकते हैं। बैंक अकाउंट होना पड़ेगा पीएफएमएस में और ये सब बाद में होता है, अब पहले नहीं होता है। अगर आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, मतलब ये फेलोशिप आपको मिल गया है, तो आप ये सब करना पड़ेगा। पहले कुछ करना नहीं पड़ता। कैंसिलेशन ऑफ अवार्ड, आपने अगर कोई ऐसा भी किया है, काम किया है जिससे आपका कैंसिल भी हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, आप ओबीसी का नहीं है या फिर आप ऑलरेडी स्कॉलर नहीं है, ऐसा कुछ अगर पता चल जाए तो ये या फिर आपका रिसर्च में प्रोग्रेस अनसेटिस्फैक्टरी होता है, तभी आपका ये फेलोशिप कैंसिल होता है। और जैसे कि बहुत सारा ऐसे कंडीशन है, प्लेगियरिज्म, अनएथिकल काम, वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है ड्यूरिंग पीएचडी एमफिल रिसर्च पे, तो उनका फेलोशिप कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया गया है। फॉर्म देने से पहले ये फॉर्म आप लोगों को जब फेलोशिप मिलता है तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट में ये दोनों फॉर्म फिलअप करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है। और नीचे देखिए कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये एसआरएफ होने के बाद शायद, और ये वाला कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट यानी कि आपका मंथली एचआरए का, और ये सब देके। तो कैंडिडेट्स कैसा होता है, पहले प्रीफरेंस दिया जाता है पीएचडी और एमफिल वालों को। पीएचडी मान लीजिए आपका पीएचडी का कैंडिडेट्स का कट ऑफ गया है 170, तो 170 के ऊपर जितना कैंडिडेट्स है, मान लीजिए 375 सीट है, यहाँ से 300 कैंडिडेट है ऑलरेडी स्कॉलर एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, तो पहले उन 300 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसके बाद जो 75 है उनको मेरिट बेसिस पे होगा। जैसे कि कट ऑफ गया है 170 नेट का और जेआरएफ का 180, तो 180 के लगभग, जैसे कि 178 मार्क्स में नॉन स्कॉलर को दिया जाएगा। लेकिन स्कॉलर अगर कट ऑफ 170 गया है नेट का तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी स्कॉलर है। उनका मार्क्स देखा नहीं जाता। अगर क्वालिफाइड किया है तो मेरिट बेसिस पे ऊपर से आएगा। और अगर मान लीजिए 375 सीट हो गया है, ऑलरेडी स्कॉलर है, तो उसी बेसिस पे होगा कि जितना मार्क्स ऊपर है उनको मिलेगा। और अगर नॉन स्कॉलर है, अगर सीट खाली रह गया है तो नॉन स्कॉलर को दिया जाता है।
तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।